नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस में मैं राजेश आसूदानी रकीब आपका फिर स्वागत करता हूं और मेरे साथ हस्बे मामूल डॉक्टर विनोद आसूदानी जी हैं। नमस्कार। पर आज वो एक अपने शायराना रूप में हमारे सामने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वो हिंदी, उर्दू, सिंधी और अंग्रेज़ी के बहुत एक काबिल शायर और एक काबिल क्रिटिक, नक्काद और एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और आज वो एक अपनी गज़ल हमसे साझा करेंगे। उस गज़ल को न सिर्फ हम सुनेंगे बल्कि उसको हम अनुभव करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे और उसमें छुपे हुए अलग अलग आयामों से हम परिचित होंगे। तो आइए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी कि फिर से आपने इस महफिल में एक और मौका दिया है अपनी गज़ल सामीन तक पहुंचाने का। तो गज़ल के कुछ शेर यूं हैं जी कि हर लम्हे का कत्ल किया है तब जाकर इतिहास रचा है। वाह। हर लम्हे का कत्ल किया है तब जाकर इतिहास रचा है। सीख इल्म ये नेताओं से नींद पुरानी ख्वाब नया है। सीख इल्म ये नेताओं से नींद पुरानी ख्वाब नया है। कुछ तो पुराने बर्तन घर में, कुछ तो पुराने बर्तन घर में रहने दो, अम्मा ने कहा है। कुछ तो पुराने बर्तन घर में रहने दो, अम्मा ने कहा है। छोटे बड़े की खींचातानी छोड़ो तुम, मैदान पड़ा है। और तपती रेत पे चलना होगा, तपती रेत पे चलना होगा। तूने ही तो मार्ग चुना है। और मेरी पहुंच से हर शय बाहर, मेरी पहुंच से हर शय बाहर। विंडो शॉपिंग शौक रहा है। मेरी पहुंच से हर शय बाहर, विंडो शॉपिंग शौक रहा है। और आगे आगे जाने वालों, क्या तुमको मंजिल का पता है? और तू भी कितना बेबस भगवन, तू भी कितना बेबस भगवन। हमें देर से पता चला है, हमें देर से पता चला है। हर लम्हे का कत्ल किया है तब जाकर इतिहास रचा है। शुक्रिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है विनोद जी। हर शेर, हर मिसरा अपने आप में लाजवाब और मानाखेज। मतलब ही ले लें, कितना सारगर्भित, कितना गहराई, सच्चाई बयान करता है। हर लम्हे का कत्ल किया है तब जाकर इतिहास रचा है। इतिहास रचना कोई साधारण बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है। जो लम्हे इतिहास रचते हैं वो खुद कत्ल हो जाते हैं। या कोई शख्स जब कोई तब्दीली लाता है, कोई बदलाव लाता है, तभी वो इतिहास रचने के काबिल होता है। और तब्दीली, बदलाव लाना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। अपने व्यक्तिगत सपनों का, व्यक्तिगत आकांक्षाओं का, व्यक्तिगत इच्छाओं का जब कोई त्याग करता है, सैक्रिफाइस करता है, तभी कोई परिवर्तन ला पाता है, तभी कोई इतिहास में नया पृष्ठ जुड़ पाता है। अब जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं बात कहूँ कि राजा राम मोहन रॉय जी को हम जानते हैं कि सती प्रथा का उन्होंने अंत किया। बस इतिहास में इतना ही पढ़ाया जाता है पाठ्य पुस्तकों में कि सती प्रथा पर बैन लगाने के पीछे राजा राम मोहन रॉय। लेकिन जब उन्होंने ये आंदोलन चलाया तब उनको क्या क्या नहीं सहना पड़ा। यहाँ तक कि खुद अपनी उनकी माँ ने उनका परित्याग करने की धमकी दे दी कि अगर तुम ये कहोगे, जो सनातन परंपरा है हमारी, और उस पर अगर तुम कुछ करोगे, उस पर बैन लगाओगे, उस पर बाधा डालोगे, तो मैं बेटे के रूप में तुम्हारा त्याग कर दूंगी। बिल्कुल, यहाँ तक कहा गया उनको। तो ये बताइए, तो ये एक मिसाल हुई, पर ये आप पाएंगे आसपास की जिंदगी में और बाकी भी इतनी मिसालें हैं। आम जिंदगी में यदि कुछ थोड़ा सा कोई पा लेता है, अच्छा जॉब पा लेता है, अच्छी पढ़ाई कर लेता है, उसके पीछे भी की जो त्याग होता है, जो त्याग है। विनोद जी, कहना तो नहीं चाहिए, पर हम आप जन्म से नाबीना हैं, एक बताने के लिए बता रहा हूँ, दृष्टिहीन है। तो हम जब पढ़ाई करते थे तो ऑडियो कैसेट्स थी, तब कंप्यूटर का जमाना नहीं था। तो वो जो ऑडियो कैसेट्स, एक एक किताब बैठ के रिकॉर्ड करनी होती थी। हजारों कैसेटें हमारी फैमिली ने, हमारी बहनों ने रिकॉर्ड की।
तो देखिए कितनी बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात नहीं है ये। बिल्कुल। और आपने राजेश जी, आपके जी। पास 19 गोल्ड मेडल्स हैं यूनिवर्सिटी के। जी जी, आपके पास भी विनोद जी बहुत हैं। अभी आपको डिसेबिलिटी रोल मॉडल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ जी, से जी। आपको अवार्ड मिला है। जी। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने कितने बड़े त्याग किए होंगे, सेक्रीफाइस किए होंगे, तब जाकर के आज दुनिया आपको देख रही है कि आप और न सिर्फ खुद जो त्याग, सबका, मैं तो ये कहता हूँ सबका सहयोग, सबका सहकार्य जब मिलता है तो एक पीछे दूसरों का भी जीवन त्याग करना पड़ता है। चाहे वो एक डिसेबल्ड बच्चा पालना हो या एबल बॉडीड पालना, किसी को भी पालना हो, जिससे कोई भी बात है, जी, जी। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त नाते, रिश्तेदार, कभी कभी अनजान लोग भी अपनी चीजें छोड़ के दूसरे की जब चीजें करते हैं तो कितना बड़ा त्याग होता है। बहुत ही, जिन्होंने समाज के लिए किया, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिस परिस्थिति से निकल करके बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर माने जाते हैं, तो कितना बड़ी यात्रा थी, कितने बड़े लम्हों का उन्होंने त्याग किया, कत्ल किया, तब जाकर इतना बड़ा इतिहास रखा। चाहे वो राष्ट्र का इतिहास हो, समाज का इतिहास हो, या किसी व्यक्ति का इतिहास हो, उसके लिए त्याग की भावना है। तो हर लम्हे का कत्ल किया है, तब जाकर इतिहास रचा है। और फिर ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें कि सीख इल्म ये नेताओं से नींद पुरानी, ख्वाब नया है। ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी बिल्कुल, चाहे कुछ भी बदल जाए, बस नए नए ख्वाब दिखाते हैं। नींद तो पुरानी, इट इज अ स्लीप ऑफ इनएक्टिविटी, इट कंटिन्यूज टू बी देयर। टोटली, क्यों कुछ होना तो नहीं है, नींद तो कायम रहेगी, बस नए नए ख्वाब देखते रहिए। और ख्वाब नींद में ही देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। आप ख्याल करें, जिस दिन आप जाग जाएंगे तो ख्वाब देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ये सारा तंत्र ख्वाब दिखा रहा है, तो जितना ये क्योंकि नींद में है तंत्र। नींद में है। मैंने कहा भी था विनोद जी कि सपनों के घर लौटा देना, नींद से थक कर लौटा देना। वाह वाह, क्यों नींद से जब जागोगे तो सपनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सपने तभी होते हैं, वही राष्ट्र, वही समाज, वही व्यक्ति सपने देखता है जो अभी जागरूक नहीं है, जब अभी नींद में है। तो सपने अगर कितने बड़े हों, उनसे खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, कि कुछ तो पुराने, इस पर आप बात करें, बड़ी गहरी बात करने की कोशिश की है राजेश जी, कि कुछ तो पुराने बर्तन घर में रहने दो, अम्मा ने कहा है। वाह, ये बहुत एक संजीदा बात है कि हम अपने जड़ों से उखड़ गए हैं, अपनी जड़ों को हम भूल गए हैं। कुछ तो निशानी रहे, माजी में लौट जाने का कोई तो रास्ता हो, गुजरे दिनों से अपना कोई वास्ता तो हो विनोद जी। जी जी, माजी में लौट जाने का एक रास्ता तो हो। तो यही बात है। तो अम्मा ने कहा है, अम्मा हैं, अभी अम्मा हैं घर में, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो पुराने बर्तन घर में, पुरानी वो रस्में हो सकती हैं, पुराने रीति रिवाज हो सकते हैं, पुराने लोग, पुरानी कहावतें, बहुत कुछ है। हम केवल नए के नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे सब कुछ जो पुराना है उसको फेंकते जा रहे हैं, उसको तिलांजलि देते जा रहे हैं। ये कहीं तक कदाचित ये जस्टिफाइड नहीं है बात, किसी भी तौर पे नहीं है। जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या मॉडर्न इन्फ्लुएंस है सो कॉल्ड, तो उसके नाम पर सारी की सारे पुराने मूल्य, ऑल द बिलीफ सिस्टम्स ऑफ द अर्लियर एजेस, वो खत्म, और ऑल अर्लियर विजडम, इफ वी थ्रो इट आउट, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ पुरानी भी चीजें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल। बशीर बद्र साहब ने कहा कि घर नया, बर्तन नए, कपड़े नए, इन पुराने कागजों का क्या करें। वाह जी। तो ये जो चीज है कि अम्मा ने कहा है, तो अम्मा की बात सुनना, वो पुरानी पीढ़ी, पुरानी जो मूल्य जो है उनकी बातें सुनना और कुछ चीजों को संजो के रख लेना, मुझे लगता है कि वही संस्कृति है, वही संस्कार है। और उस बात की तरफ ये शेर जो है वो इशारा कर रहा है। तो जरा सोचें हम कि क्या क्या रखना है, वो तो सोच पर निर्भर करता है कि छोटे बड़े की खींचातानी छोड़ो, तुम मैदान पड़ा है। ये जो अननेसेसरी हायरार्की, अननेसेसरी कंपटीशन है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हमारी दुनिया इतनी छोटी तो नहीं है कि हम सबके लिए एक अच्छा जीवन मुहैया न करा सकें। तो छोटे बड़े की खींचातानी, ये कम, ये ज्यादा, इसको कम मिले, इसको ज्यादा मिले, ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन हमने इन चीजों की अति कर दी है। आप ऑफिस में देखिए हायरार्की, कोई काम ठीक है या नहीं, आपका जो हायर अप बोलेगा वही डिसाइड किया जाएगा। तो ये हमारे लिए चीजें हैं, हम इनके लिए नहीं है। तो छोटे बड़े की खींचातानी जो लफ्ज इसमें आया है, ये बहुत पुरजोर एक लफ्ज है यहाँ पे। तो ये खींचातानी न हो दुनिया में, तो ही दुनिया एक अच्छी दुनिया शायद बन सकती है। सहज मिले सो सोना, मांगे मिले सो पानी, जय कबीर सो रक्त सम, जामे खींचातानी। तो ये खींचातानी जहाँ पर आ गई तो वो सब रक्त समान हो गया, इसलिए उसको छोड़ देने की बात कही गई है कि तपती रेत पे चलना होगा, तूने ही तो मार्ग चुना है। हाँ बिल्कुल। अब ये जो सेल्फ चॉइस इज अ डेंजरस थिंग। जब हम कहते हैं
फ्रीडम तो ये कहा भी है सार्टर, जीन पॉल सार्ट्रे ने, कि फ्रीडम के साथ, चॉइस के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमने जब खुद चुना है तो फिर उसके परिणाम भी हम ही को भुगतने पड़ेंगे। हम थोप नहीं सकते, ब्लेम, किसी पर दोष नहीं लगा सकते। जैसे अरेंज मैरिज और लव मैरिज को ले लीजिए विनोद जी। जी बिल्कुल। जब लव मैरिज हम करते हैं तो फिर उसके परिणाम भी भोगने पड़ते हम ही उसके लिए उत्तरदायी। अरेंज मैरिज में इंसान कह सकता है कि आपने तो चुन ली, मेरे लिए लड़का लड़की आपने देखा था, तो मैं क्या करूं इसमें। लेकिन लव मैरिज तो अपनी खुद और वैसे ही जब कोई वोकेशन, कोई साधना चुनता है, जैसे कोई कलाकार है, कोई लिखना चुनता है, अब लिखने में ना तो प्रसिद्धि है, ना तो पैसा है, समय की बर्बादी है। लोग कहते हैं कि क्या मिलता है, लेकिन तपती रेत है, इस पर तो हमको संघर्ष करना है, साधना करनी, क्योंकि ये मार्ग हमने चुना है। कोई कलाकार है, कोई गायक है, कोई लेखक है, कोई साधक है, कोई नृत्य करता है। तो ये सारी जो कला का मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है, संघर्ष का मार्ग है, साधना का मार्ग है, किंतु तभी सार्थक है जब स्वयं स्फूर्त हो, ये सेल्फ विल से जब चुना जाए। तूने ही तो मार्ग चुना है। अगर हमें कोई कहे नहीं तुमको लेखक बनना ही होगा, या लेखक छोड़ दीजिए, तुमको डॉक्टर बनना ही होगा, तुमको इंजीनियर बनना ही होगा, तो क्या वो बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो हमको स्वयं का मार्ग चुनना है। तो स्वयं स्फूर्ति जो आती है, और उसके बाद फिर इंसान खुशी खुशी उसकी कठिनाइयां, गर्म रेत पर भी खुशी खुशी चल लेता है। अगर किसी को जबरदस्ती आप चलाएं तो नहीं चल पाएगा। लेकिन विनोद जी, इसमें थोड़ा सा मैं और भी एंगल देख रहा हूँ इस शेर में, शायद बात पहुंचे ना पहुंचे, देखिएगा। अब जब सेल्फ चॉइस की बात होती है, कई बार वो भ्रम भी साबित होता है। कई बार हमारी जो व्यवस्थाएं, अब थोड़ा सा तंज भी है इस शेर में, तूने ही तो मार्ग चुना है, जबकि रियल चॉइस बहुत कम होती है, बिल्कुल, है ना। तो एक शेर है हमारे संदीप करोसिया जी का शेर है शायद, कि चोर उतर गए तुझे फंसा के, चेन तो तूने खींची थी ना। तो जब चेन तूने खींची, चेन खींची थी, ये चॉइस थी, तुम चेन खींचो या नहीं खींचो, अब तूने खींची थी, क्योंकि चोर उतर गए तुझे फंसा के। तो ये कई बार इल्यूजनरी जो चॉइस होती है, भ्रामक जो चुनाव होता है, चॉइस होती नहीं है, पर हमें लगता है या प्रतीत करवाया जाता है कि चुनाव है, और बाद में कहा जाता है तुमने खुद ही तो चुना है, अब तुम भुगतो। जी तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है कि क्या हमें कलेक्टिव विजडम ज्यादा महत्वपूर्ण है। कलेक्टिव विजडम को सामने रख करके क्या चुनाव किया जा सकता है? क्या पाश्चात्य जो डिस्कोर्स है, जो वेस्टर्न डिस्कोर्स है, सब कुछ व्यक्ति पर छोड़ा जा सकता है क्या? तो ये एक बहुत ही बड़े प्रश्न है कि whether the all choices should be made by an individual, or there are the choices that which have to be made collectively, or sometimes the system chooses and we are left in the illusion that we are choosing. whether we can allow the system to be so authoritarian. जैसे मैंने जब अपना जॉब ज्वाइन किया था विनोद जी, बड़े संघर्ष के बाद मुझे जॉब मिला था, तो पहले दिन प्रश्न किया गया, सभी से किया गया, आपने इस संस्था में यहाँ जॉब चुनना, यहाँ जॉब क्यों करना, चुनाव क्यों किया? सभी ने कहा कि मैं साहब इसमें इंटरेस्टेड हूँ, उसमें। मैंने सीधा सा कह दिया मेरे पास चॉइस नहीं थी, मुझे रोजी रोटी कमानी थी, और मैंने कई सारी परीक्षाएं एग्जाम क्रैक कर लिए। लेकिन आप पाएंगे ये कि ये होता कि यस वी हैव चोजन दिस जॉब, यू हैव चोजन टू बी हियर, ऐसा होता नहीं है। बल्कि इंसान परीक्षाएं देता जाता है 10-12, जहां पास हो गया बात। लेकिन प्रतीत यही कराया जाता है कि आपने बिल्कुल अपने स्वतः ही इसका चुनाव किया है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फ्रीडम किसी को देना या फ्रीडम को एक्सरसाइज करना बहुत बड़ी अकलमंदी का काम है, और सभी ने ऐसा करना चाहिए। और मेरे हिसाब से सभी ने ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कुछ टेस्टेड चीजें होती हैं, उसी को भी स्वीकार करने में बुद्धिमत्ता है, रेदर देन कि अपना रास्ता बनाया जाए। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी बातें, तो हम चाहे वो लीडर्स चाहिए, जब फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो लीडर्स क्या करेंगे? हर बच्चे को आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, लीडर बना रहे हैं। व्हाई एवरी चाइल्ड शुड बी अ लीडर? देयर इज नो नीड फॉर दिस। अमंग 100 1 लीडर इज ओके, 99 शुड बी फॉलोअर्स। वी आर नॉट क्रिएटिंग गुड फॉलोअर्स। तो और एक शेर चलते हैं कि जो मध्य वर्ग की त्रासदी, मिडिल क्लास की जो ट्रेजेडी है, उसको कैप्चर करने की कोशिश की है कि मेरी पहुंच से हर शय बाहर, विंडो शॉपिंग शौक रहा है। वाह, अब विंडो शॉपिंग वाकई शौक रहा है, या इसलिए मेरी चीज से हर शय बाहर पहले कह दिया है शायर ने। तो ये आयरनी देखिए, शायर खुश है कि विंडो शॉपिंग शौक रहा है। क्यों? क्योंकि हर शय पहले से ही बाहर है, पहले से तो विंडो शॉपिंग खरीद तो पाएंगे नहीं, बेटर है कि इट्स बेटर टू गो एंड विजिट द मार्केट। पर विनोद जी, एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि हो क्या रहा है? मैं अर्थशास्त्री शायद बताएं इसको। हमारे बचपन में 35 पैसे का समोसा मिलता था, 50 पैसे का, आज 10 रुपए का मिलता है एक समोसा। आखिर होगा क्या? 100 रुपए का मिलेगा, 1000 रुपए का मिलेगा, आखिर उससे होगा क्या? मुझे नहीं समझ में आता कि चीजें महंगी क्यों हो रही हैं। ये अगर आप डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे तो वो एक निश्चित लेवल तक जाने के बाद आई डोंट थिंक दैट इट हैज गॉट एनी रिलेवेंस
कोई यदि इकोनॉमिस्ट ये बात सुन रहा है हमारी, तो कृपया करके बताएं हमको कि आखिर कब तक आप चीजें महंगी होती चली जाएंगी, चली जाएंगी। 20 रुपए तोला सोना मिलता था आजादी से पहले जी, आज वो 50,000 हो गया, चलिए 5 लाख भी हो जाएगा। उससे क्या होगा? सिर्फ चीजें आगे ही बढ़ती जाएंगी, क्या कीमतें कभी घटेंगी नहीं? और मोर एंड मोर पीपल आर बीइंग पुट आउट ऑफ the market, they cannot buy. See, what I personally submit, अगर चीजों की कीमतें कम होती जाएं तो बहुत सारे लोग उनकी जो क्रय शक्ति है, उसकी जो परचेसिंग पावर है, वो बढ़ता जाएगा और गरीबी कम होती जाएगी। हो उल्टा रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं और क्रय शक्ति कम होती जा रही है, नहीं खरीद पा रहे हैं, कुछ ही कम से कम लोग खरीद पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इकोनॉमी बढ़े और चीजों की कीमतें कम हो जाए? तो ये एक सीधा सा गणित है जो हमें समझ में आ रहा है। शायद हम लोग कलाकार हैं, शायर हैं, इसलिए हमारे गणित सीधे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट वो तो सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करना जानते हैं। और बहुत सारे आज का नॉलेज ही ऐसा है कि सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट किया जाए। और जितना कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स इज द कॉमन सेंस मेड डिफिकल्ट। या तो हमें नहीं समझ में आता, कम से कम हमारी समझ से बाहर है, या हमारी समझ नहीं, इवन जो नोबेल अवार्ड मिला है जिनको एक जो है बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी, वो भी कहते हैं कि भाई आप करेंसी नोट बनाइए और जिनके पास नहीं है उनको मिनिमम आप देते चले जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो बात है, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए ताकि हर किसी को बुनियादी चीजें तो कम से कम मुहैया हो ही जाएं। और ये जो लगातार बढ़ती महंगाई है, इसकी फलश्रुति कहाँ होगी, इतिश्री कहाँ होगी, ये भी कोई बता पाए। एग्जैक्टली अगर मिनिमम इनकम सबको दी जाए तो कम से कम उनको मिनिमम बेसिक नीड सेटिस्फाइड होंगी, उसमें समाज में हार्मनी रहेगी, पीस रहेगा, क्राइम रेट कम होगा, वायलेंस कम होगा, उसके बहुत सारे फायदे हैं। हम वो फायदे क्यों नहीं देख पा रहे? हमें सिर्फ वो कैपिटलिस्ट लोगों के ही फायदे क्यों दिखाई देते हैं? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज टू बी आस्क्ड एंड आस्क्ड। जी बिल्कुल, इसका कोई संतोषजनक उत्तर आज तक हमें मिला नहीं दे पाया है। इसका सीधी सी बात है, अब इतनी बड़ी महामारी आई, लोगों की जॉब्स चली गई, सब कुछ, और गवर्नमेंट अपना डंका हाँक रही है कि हमारे पास पैसे नहीं। अरे जो चीजें पहले थी उनके लिए अगर पैसे मुहैया कराए जाएं, उन जॉब्स के लिए पैसे मुहैया कराए जाएं, तो इसमें कहाँ की मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्या होगा? क्राइसिस के समय तो पैसे मैन्युफैक्चर करके जा सकते हैं, कम से कम लोग मरने से बच जाते हैं, भूखों मरने से बच जाते हैं, मलन्यूट्रिशन से बच जाते हैं। तो ये कौन सा तंत्र है? क्या सारी चीजें हम वो फॉर्मूलों और एकेडमिक्स पर छोड़ी जा सकती हैं? पता नहीं। जैसे अनलेवल्ड क्रॉसिंग्स जो होती हैं उन पर लोग मरते थे, गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम हर लेवल क्रॉसिंग पे एक इंसान की नियुक्ति कर सके। अरे भाई, अगर आप इंसान की नियुक्ति करते हैं तो लोग मरना बचेंगे, इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, तो उससे क्या अव्यवस्था आ जाएगी अर्थव्यवस्था में? यानी तो समझ से बाहर बातें हैं। बस आगे आगे जाने वालों, क्या तुमको मंजिल का पता है? जी, सब ये शेर है ना। क्या बात है आगे आगे जाने वालों में कहां तक आगे जाएंगे? अब क्या सिखाया जा रहा है? हर बच्चे को आगे बढ़ना है, राष्ट्र को आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है, तबके को आगे बढ़ना है, शहर को आगे बढ़ना है। अरे आगे कहाँ जाना है? हमको आगे नहीं जाना है राजू जी, मैं तो एक आगे नहीं करना, हमें यहाँ ही अपनी कंडीशंस बेटर करनी। कहाँ आगे जाएंगे? आपकी जितनी इनकम है उतने में ही किस प्रकार से हैप्पीली जिया जा सकता है, इसका मंत्र अगर पता हो, जितना नॉलेज है उस नॉलेज को ठीक से हम उपयोग तो कर पाए कि सिर्फ नॉलेज ही प्राप्त करें। बड़ी अजीब सी बात मुझे दिखाई देती कि एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बच्चा 5वीं में कोडिंग सिखाओ। अब कोडिंग बच्चे को क्यों सिखाओ? 5वीं वाले को पढ़ने दीजिए साहब, उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने दीजिए, कोडिंग में इंटरेस्ट होगा तो खुद ही कोडिंग सीखेगा, खुद ही सीखेगा। तो ये क्या फिर तो आप ये करोगे कि बच्चा 2 साल का है, कोडिंग सिखाओ, फिर कहोगे उसको इंजीनियरिंग सिखा दो, अभी से 4 साल के बच्चे को इंजीनियरिंग सिखा दो। तो ये कहाँ है कि आगे आगे जाने वालों, क्या तुमको मंजिल का पता है? और तू भी कितना बेबस भगवान, हमें देर से पता चला। ये बड़ा गहरा दार्शनिक और अस्तित्ववादी शेर है कि भगवान है भी या नहीं। पहली बात तो ये बात, अगर है भी तो कितना बेबस, तुम भी बेबस है। परहैप्स यू आर आल्सो गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर which are there और which are arbitrary। तो भगवान के बस में भी, जैसे मुझे याद आता है जी, और यूनिवर्सल बात भी है ये, जब हमारे जीजा जी का निधन हो गया, बड़ा आकस्मिक निधन हो गया, एक्सीडेंटल निधन हो गया, तो कुछ महीनों बाद मैं अपनी दीदी के घर गया और उनके जीजा जी ब्लाइंड थे वो, और एक ट्रक के नीचे आ गए अचानक से, आकस्मिक रूप से। तो मैं जब कुछ दिनों बाद दीदी के घर गया तो दीदी ने बहुत मार्मिक एक बात कही थी। अचानक वो झाड़ू लगा रही थी और अचानक एक मार्मिक बात उन्होंने कही कि मैं चाहती हूँ कि जीजा जी फिर वापस आ जाएं, लेकिन ये तो भगवान तुम्हारे बस में भी नहीं है।
जी, भगवान के भी बस में बहुत सारी बातें शायद नहीं है शायद। तो कितनी देर से हमें पता चलता है। और राजेश जी, आप और हम, वंस अपॉन अ टाइम वी वर बिलीवर्स इन जी गॉड, जी जी एंड ग्रेजुअली वी गॉट डिसइल्यूजन्ड विद इंटायर डिस्कोर्स ऑफ डिविनिटी। हाँ हाँ और धीरे धीरे करके हम रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट बनते गए। Humanist। तो शायद स्वयं की बात कह रहा हूं मैं जी। कि हमें देर से पता चला है भगवान तू भी कितना बेबस है। हाँ, कितना इम्परफेक्ट है, कितना बेबस है। अब इम्परफेक्ट जब हम कहते हैं तो लोग कहते हैं आप अपने परफेक्शन की धारणाओं से भगवान को जज नहीं करो। जी, हमारी परफेक्शन की धारणाएं नहीं है, कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं। अब जैसे दुनिया में डिसेबल्ड क्यों हो, किसी का हाथ पैर आंख ना क्यों गड़बड़ हो भाई, या बाय दूसरा बर्थ बच्चे को ब्लड कैंसर क्यों हो, बाय बर्थ कोई चलते फिरते अचानक मर क्यों जाए, कोई किसी के पास। अच्छा, हम इंसान अगर खता करते हैं, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन गलत करते हैं, तो भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो उसको सेट राइट क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। तो आप वो ब्रदर कर्मोजो यस जो है जी, उसका पढ़े, दोस्तोवस्की दोस्तोवस्की का जो का नॉवेल उपन्यास है। तो उसमें जो कहते हैं आइविन और उसका भाई की कन्वर्सेशन जो होती है जी, तो बड़ी एक क्रिटिकल कन्वर्सेशन है, हमें मजबूर कर देती है सोचने पर कि क्या रियली ये डिवाइन पावर है या डिवाइन सिस्टम ऐसा है। और जो भगवानवादी लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, मैं भगवानवादी कहता हूं उनको, तो वो अगर उन 2 चैप्टर्स हैं उसमें उनका अगर वो अच्छा खासा कुछ ग्रैंड डिजाइन उन पर कुछ बात कर सकें, उसी वेवलेंथ पर वो वेवलेंथ बदल देते हैं भगवानवादी लोग, दूसरी दुनिया की बातें कर लेते हैं। इस दुनिया में रह के अगर इस दुनिया की बातें करते हुए अगर उसका कोई संतोषजनक उत्तर वो दे पाए तो बहुत अच्छा होगा, उनसे बातचीत की जा सकती है। तो बस हम तो यही कहते हैं कि तू भी कितना बेबस भगवान, हमें देर से पता चला है। बिल्कुल। तो इंसान तो बेबस है, लेकिन भगवान भी जब बेबस हो जाए जी, तो फिर क्या कहने। आज का डिस्कशन बस समाप्त कर सकते हैं उसके इस बिंदु पर। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपने ये गजल चुनी बहुत और इस गजल पर इतने अच्छे तरीके से आपने जो क्लेरिफिकेशन दिया, जो आपने समझाया, जो बातों को, बिंदुओं को उभार करके लोगों के सामने रखा है, मुझे लगता है कि सुनने वालों को भी मजा आया होगा। आप गजल को अधिक अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो आप जरूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं कि सारी बातें आप तक कैसे पहुंच रही हैं, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या और सुनना चाहते हैं थ्रू लिटरेरी लेंस इस चैनल के माध्यम से। तो बहुत जल्द राजेश जी फिर आपके साथ हम बैठेंगे और किसी नई चर्चा करेंगे, किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक अनुमति, नमस्कार।